हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड स्टूडेंट और एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स चैप्टर 20 पार्ट 1। चैप्टर 20 है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड क्रेडिट क्रिएशन, राइट। तो उम्मीद है हम एक ही लेक्चर में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, राइट। ध्यान रखें, टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से वीडियो कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि 1 घंटे या 1.5 घंटे का ये वीडियो होगा। पूरा चैप्टर आज हम कवर करेंगे एक ही दिन में, तो हो सकता है, चांसेस नहीं है क्योंकि टेक्निकल कुछ भी हो सकता है। यदि हो जाए तो आपको वीडियो नंबर 2 मिलेगा, बट कंटिन्यू में मिलेगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक और बात बच्चों, हमने हमारे जो क्वेश्चन बैंक है, जो कि गवर्नमेंट का क्वेश्चन बैंक है ना, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिलीज कर दिया है, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। फोकस ट्यूटोरियल एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन बैंक के उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, आप वो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक, इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंकिंग, ओके। तो कमर्शियल बैंकिंग का मतलब क्या है? देखिए, 2 चैप्टर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चैप्टर नंबर 20 कमर्शियल बैंकिंग, चैप्टर नंबर 21 सेंट्रल बैंकिंग या सेंट्रल बैंक, राइट। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो कुछ चीजें हमें चैप्टर नंबर 21 पढ़ने के बाद में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो देखिए, आपने अभी तक जितने भी बैंक का नाम सुन रखा है, सिर्फ एक बैंक को छोड़कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको छोड़कर जितनी भी आपने इंडिया में बैंक सुन रखी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया नहीं, एक्सिस बैंक है ना, आईसीआईसीआई बैंक, राइट, बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी आपने बैंक सुन रखी है, ये सारी बैंक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल का मतलब व्यापार, बिजनेस, राइट। तो ऐसी बैंक है जो कि उस कंट्री के जो नॉर्मल, जो वहाँ के जनता है, पीपल है, उनके साथ में बिजनेस करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? कमर्शियल बैंक, राइट। कमर्शियल बैंक का सीधा सीधा सा यहाँ पर ये डेफिनेशन है कि वो बैंक, है ना, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में तो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। वो बैंक, देखना, समझना ना, वो बैंक जो कि उसकी जिस कंट्री में है, वहाँ के लोगों से क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और उसी डिपॉजिट को एडवांसेस और लोन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस, वो क्या करता है? उन्हीं लोगों को वापस दे देता है। नॉर्मली यही होता है ना। देखिए, हम हमारी बचत का पैसा बैंक में जमा करते हैं, और हमें लोन की जरूरत हो तो हम वहीं से लोन भी वहीं से ले लेते हैं, राइट। तो कमर्शियल बैंक क्या हुआ? जो वहां की पब्लिक के साथ में, किनके साथ में? जनता, पब्लिक से लोन एक्सेप्ट करता है, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और उनको वापस लोन के रूप में वो फंड दे देता है, राइट। कमर्शियल बैंकिंग देखते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, वही डिपॉजिट, फंड, पैसा पब्लिक से रिसीव करती है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक से फंड या डिपॉजिट, पैसा एक्सेप्ट करती है, एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम, और उन लोगों को जिनको जरूरत है उनको लोन देती है। क्लियर? द सप्लाई ऑफ मनी इज a country depend on the banking system as a whole and the monetary policy of the central bank of in general। ओहो सर, ये क्या है? सही मायने में ये अभी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा सप्लाई ऑफ मनी, ठीक, फिर उसके बाद में समझना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उसके बाद समझना पड़ेगा सेंट्रल बैंक। तो ये आगे के चैप्टर में क्लियर होगा। जैसे जैसे ये सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई ऑफ मनी समझ में आएगा, आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग इम्प्लाइज
accepting deposit of money from the public for the purpose of lending or investment which is repayable on demand and can be withdrawn by means of check, draft, other etc. सर इसका मतलब अरे वही बात बोलिए कि बैंकिंग क्या करती है, बैंक एक्सेप्ट करती है पैसा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कहाँ से, पब्लिक से, और उसी को किस पर्पस से कि उसी को वो क्या कर सके, उसी पैसे को वो इन्वेस्ट कर सके, राइट। और इस तरीके से एक्सेप्ट करती है जो कि पैसा क्या हो, डिमांड पर रीपेबल हो, ठीक है। और ये विड्रॉल भी किया जा सकता है, जैसे आप अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हो ना, कैसे, चेक के थ्रू, ठीक, या दूसरे और डिमांड ड्राफ्ट और इसके थ्रू आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, NBFI, ये क्या होते हैं। देखिए आपने सुना होगा श्रीराम फाइनेंस, एक बहुत बड़ा ग्रुप है श्रीराम फाइनेंस, आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। देखिए ये फाइनेंस कंपनियां और बैंकिंग कंपनी में बहुत अंतर होता है। बैंकिंग कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और उसी पैसे को लोन के रूप में दे देती है, ठीक। जबकि फाइनेंस कंपनी लोगों से पैसा डिपॉजिट नहीं करते, ये अपने जो शेयर कैपिटल से जो पैसा इकट्ठा हुआ होता है ना, शेयर कैपिटल, शेयर इशू करते हैं, कैपिटल इकट्ठी करते हैं और उसी कैपिटल का जो पैसा होता है ना, उसी को लोन के रूप में दूसरों को दे देते हैं। मतलब यहाँ पर आम जनता पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, जैसे कि LIC है ना, UTI। LIC चीज अलग है बेटा, है ना, वो पॉलिसी खरीदते हैं अपन वहां पर, है ना। तो आप इसको रीड करके देख लीजिएगा, ठीक, आपके नॉलेज के लिए दिया है। चलिए अब यहां पर आगे देखते हैं डेफिनेशन किसकी, बैंकिंग की, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। देखिए जब भी आप अपने आंसर में इस तरीके की चीजें, जैसे ये लिखा है ना अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये नाम लिखते हैं तो याद रखें जो डेफिनेशन दी गई है वैसी के वैसी लिखनी होगी। इसमें आप कुछ भी एक भी वर्ड ऊपर से नहीं, आगे पीछे नहीं कर सकते। बट जब आप ऐसी चीज लिखते हैं ना, आपकी कॉपी की वैल्यू बढ़ जाती है, आपका लिखे हुई चीज की कीमत बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, एवरेज से ज़्यादा। तो ट्राई करें इस तरीके के, जब भी कहीं पर डेफिनेशन हो तो किसने डेफिनेशन दी वो जरूर लिखें, बट थोड़ा संभल के, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, डेफिनेशन को देख लेते हैं। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। बैंकिंग का मतलब है उधार देना, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस से पब्लिक से क्या करना, पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। रीपेबल ऑन डिमांड, जो हम पैसा एक्सेप्ट करेंगे, है ना, बैंकिंग जो पैसा एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट के रूप में, वो क्या होगा, रीपेबल होगा ऑन डिमांड। जब भी उसको डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति उसको मांगेगा हम उसको वापस देंगे, और अदरवाइज और जैसा भी वो चाहेगा। एंड विड्रॉल बाय चेक, और ये विड्रॉल किसके थ्रू होगा, चेक के थ्रू होगा, ड्राफ्ट के थ्रू होगा, ऑर्डर, अदरवाइज और जो भी तरीके हैं उन तरीकों से ये विड्रॉल हो सकता है, ठीक। यहां पर आ गया फिर से कमर्शियल बैंक, ठीक। कमर्शियल बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड lend out this money, means loan, to the consumer and investor with an object to earn profit। याद रखो, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से ये लोगों को लोन या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक टू डिपॉजिट होल्डर इज कॉल्ड, याद रखो, हम मतलब बैंक जो हमको इंटरेस्ट देती है, जनरल पब्लिक को जो इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट पर, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान रखना है आपको, है ना, MCQs बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट।
जनरल पब्लिक जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है और उस डिपॉजिट पर जो पैसा इंटरेस्ट मिलता है उसको बोरोइंग रेट बोलते हैं। ये एमसीक्यूज बनता है, इसलिए याद रखना। एंड द रेट at which banks lend out their reserves to investor is called lending rate। मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक हमें वापस लोन के रूप में जब पैसा देती है और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उस इंटरेस्ट रेट को लैंडिंग रेट कहेंगे। ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स कॉल्ड स्प्रेड। इनके बीच में जो भी अंतर होगा उसको स्प्रेड कहेंगे। और दिस द प्रॉफिट दैट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, बोरोइंग रेट कम होगा, लेंडिंग रेट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे बोरोइंग रेट होता है 3%, 4%, 5%, 6%, और लेंडिंग रेट होता है 8%, 9%, 10%, 14%, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर हम दो फंक्शंस को दो भागों में बांटेंगे, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस क्या हुआ, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो हम मतलब कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्या एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट, पैसा। आम जनता पब्लिक इन बैंक में अपना पैसा जमा करती है, तो जमा तभी करेगी जब बैंक उसको एक्सेप्ट करेगी। बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जमा कर सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक, अब वो कितने तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, है ना, उसके काइंड्स। तो पहला है डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट डिपॉजिट। उससे पहले हम समझेंगे सेविंग डिपॉजिट, है ना, पहले हम ये समझेंगे। देखिए, एक नॉर्मल पर्सन जो कि क्या करता है, अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, अपनी बचतों को बढ़ाने के लिए, एक सिस्टमेटिक बचत करने के लिए वो अपने इनकम में से कुछ पैसा बचाकर बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करते जाते हैं। हमारे जितने भी, हम नॉर्मल पर्सन के जितने भी अकाउंट बेटा बैंक में है, ये सब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। हमारी सैलरी भी यदि उसमें आती है तो लगभग ये समझिए कि वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें हमारा पैसा जमा रहता है। ठीक है, तो इस पर दो खास बातें होती हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर। फर्स्ट, इस पर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। सर किसकी तुलना में, देखो कंपैरिजन करना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में, टर्म्स डिपॉजिट में। ये फिक्स डिपॉजिट आगे हम पढ़ेंगे। आपने एफडी का नाम सुना होगा, लंबे समय के लिए हम पैसा जमा कर देते हैं, राइट। ये वही है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट मिलता है किसमें, सेविंग डिपॉजिट में। क्यों, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट में आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपने जमा कर दिया तो आप 15 दिन तक नहीं निकाल सकते हो। सेविंग डिपॉजिट में आज जमा करो, कल या आज ही शाम को आप अपना पैसा निकाल सकते हो, राइट। इसलिए इस सेविंग डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। पर दूसरी ही तरफ सेविंग डिपॉजिट में लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं। लिमिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि रोज 100 रुपए निकाल के लेके आए, एटीएम तो है ही, एटीएम डाला, जब जितना पैसा लगा उतना 100 रुपए निकाल लिए, 200 रुपए निकाल लिए, 300 रुपए निकाल लिए, राइट। ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इस अकाउंट का पर्पस क्या है, जनरल पब्लिक की सेविंग्स को डेवलप करना, उनके अंदर एक सेविंग करने की टेंडेंसी को डेवलप करना। मतलब आम जनता के दिल को आदत डालना कि वो सेविंग्स करें। क्लियर, इस वजह से ये अकाउंट खुला है। अब यदि आप बार बार उसमें से विड्रॉल करेंगे तो क्या आपकी सेविंग्स हो पाएगी, क्या आपको सही ढंग से इंटरेस्ट मिल पाएगा, नहीं। इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन होता है। किस चीज का, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का। कल ही एक स्टूडेंट ने मेरे को, मतलब एक
कहीं से मैसेज आया कि देखिए अब गवर्नमेंट हमारे पैसा निकालने पे भी चार्जेस लगाएगी, 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एटीएम से करने पर 150 रुपये का चार्ज लगेगा, देखिए कैसे देश की भोली जनता को लूटा जा रहा है। अब मेरा मन तो करा था बेटा कि मैं उसको अच्छे से रिप्लाई कर दूं, पर फिर मैंने बोला छोड़ो यार। एक्चुअल में ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था, ये नॉर्मल रूल है। सेविंग्स में आप ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, बार बार विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूरा पैसा एक बार में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बार बार निकालने से आपकी सेविंग्स हैबिट खराब होती है, आपका सेविंग्स नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और रिस्ट्रिक्शन 4 या 5 ट्रांजैक्शन के बाद में आपको पेनल्टी लगाई जाती है ताकि आप कम विड्रॉल करें। बट उसके राजनीतिकरण करने वाले लोग अपने हिसाब से राजनीति भी कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको पढ़ के देखिएगा, बहुत आसान है, मैंने सारी बात बोल दी इसमें। ठीक है ना। फिर आता है कौन सा, फिक्स्ड, ऊपर वाला अपन पढ़ेंगे, अभी वो नहीं छोड़ रहा हूं मैं। फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें जो अमाउंट है, जितना भी हमने डिपॉजिट करा है, उसका एक टाइम पीरियड क्लियर कर दिया जाता है कि भाई 6 महीने 3 महीने से पहले मैं इस पैसे को नहीं निकालूंगा। कब तक के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि मैं 5 साल तक नहीं निकालूं, 10 साल तक ना निकालूं। फिक्स्ड मतलब पक्का कर दिया डिपॉजिट कि 5 साल तक नहीं निकालूंगा, 3 साल तक नहीं निकालूंगा, 2 महीने तक नहीं निकालूंगा, 3 महीने तक नहीं निकालूंगा। मतलब कस्टमर ही बोल देता है कि मैं 3 महीने 5 साल इससे पहले पैसा नहीं निकालूंगा, इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। और इस पर बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देती है कंपेरिजन टू सेविंग्स डिपॉजिट। ठीक है, इसे टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, याद रखना है ना, एमसीक्यू से टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। यदि आपने जो टाइम दिया था उसके पहले यदि आप इस पैसे को निकालते हैं तो फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा। और वो नॉर्मल इंटरेस्ट क्या होगा, जो कि सेविंग डिपॉजिट पे मिलता है उतना। अभी नॉर्मली बताऊं तो 4%, 3.5% सेविंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, और फिक्स डिपॉजिट पर 5.5 मिलता है, या 5.5 या 6, राइट। तो इसलिए ये अलग अलग रेट हैं। ठीक है, फिर आता है रेकरिंग डिपॉजिट। आपने आर डी, रेकरिंग मतलब बार बार, ये क्या है ना, छोटी छोटी बचतों को बड़ा करने का एक तरीका है। अब हर महीने एक छोटा अमाउंट एक फिक्स डेट पर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। जैसे हर 5 तारीख को 2,000 रुपए आप बैंक में जमा कर दो, तो इसको निकाला कब जाता है, ये भी बिल्कुल टर्म डिपॉजिट ही होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम दे देते हैं कि 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक हर महीने हम 1,000 रुपये 5 तारीख को जमा करेंगे। तो इस तरह से 12 महीनों में कितने पैसे जमा हो जाएंगे आपके, 12,000, और हर महीने का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। तो 12 महीने बाद ये 12,000 कुछ हो सकते हैं 13,000 14,000 में बदल जाए, इंटरेस्ट रेट पर बदल डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक, इस पर भी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, बट एफडी से कम मिलता है, एफडी से कम और सेविंग से ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं करंट अकाउंट पर। ये जो था इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट केवल और केवल कमर्शियल पर्पस के लिए ही खोला जा सकता है। मतलब कि देखिए, आपका कोई बिजनेस है, अब बिजनेस में चेक के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, दिन में ना जाने कितने चेक आ सकते हैं और ना जाने आप कितने चेक दे सकते हो। यदि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया ये, तो इसमें तो लिमिट है, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, महीने में 4 या 5 ट्रांजैक्शन, नहीं तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो भाई सीधी सी बात है,
कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। यदि आपको अपनी बिजनेस का अकाउंट खुलवाना है तो जो बिजनेस का अकाउंट खुलता है उसको हम करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब ये हमारी डिमांड पे हमको दे दो जब लगे, राइट। करंट मतलब चालू, चालू मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी कितना पैसा डाल सकते हैं और कितना ही पैसा निकाल सकते हैं, कितनी बार, ठीक है। इस वजह से इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, नॉट पे एनी इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अमाउंट का फिक्स ही नहीं ना, कितनी देर रहेगा आपके अकाउंट इसमें, इसलिए इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का। बट बैंक ऐसे अकाउंट के लिए मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। इनका मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम हो सकता है सेविंग डिपॉजिट का, बट इसका अच्छा हायर चार्जेस होता है मेंटेनेंस, याद रखना करंट अकाउंट का। तो याद एक और चीज रखना कि करंट अकाउंट केवल और केवल बिजनेस ही करंट अकाउंट खोल सकता है, राइट। नॉर्मल पर्सन, हम लोग नॉर्मली जाके हम बोलेंगे कि हमारा करंट अकाउंट खोल दो, नहीं खुलेगा। फोकस ट्यूटोरियल बिजनेस है, फोकस ट्यूटोरियल यदि जाएगा तो फोकस ट्यूटोरियल का अकाउंट खुलेगा, बाकी आशीष कुशवाहा का नहीं खुलेगा, ठीक है। ये हो गए तीन, मैंने इनको डिटेल में इसलिए समझाया बेटा क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से, ठीक है। अब दूसरा काम है, पहला देखो प्राइमरी में, जी कर्सर चल नहीं रहा है सही, एक सेकेंड है ना। देखो प्राइमरी फंक्शंस, तो प्राइमरी फंक्शंस में पहला क्या आ गया, प्राइमरी में पहला आया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्राइमरी में सेकंड आया लैंडिंग मनी मतलब उधार देना, फिर उसके बाद में आएगा सेकेंडरी फंक्शन, फिर सेकेंडरी फंक्शन में पहला आएगा, राइट। अलग अलग है ना, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग आता है कि कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन लिखिए। तो प्राइमरी में क्या लिखोगे, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा लैंडिंग मनी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन बताओ, तो ये जो दूसरे आपको दिख रहे हैं ये सारे सेकेंडरी फंक्शन हमें लिखने होते हैं, ठीक है। और यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलता है कि कमर्शियल बैंक के फंक्शन लिखिए, मतलब वो डिसाइड नहीं करता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना होगा। हाँ, सेकेंडरी के बारे में भी लिखना होगा, प्राइमरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है, लैंडिंग मनी। लैंडिंग मनी का मतलब मैं अच्छे से बता दिया है, उधार देना। अब उधार देने के भी तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस का मतलब ये है कि हम जनरल पब्लिक जब हमें पैसों की जरूरत होती है, याद रखना हम नॉर्मल लोग, जैसे हमें मकान खरीदना है, मकान बनाना है, कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, इसके लिए हमें लोन चाहिए, राइट, हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक जाते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं, एक लमसम अमाउंट, पूरा एक लमसम अमाउंट हमको मिल जाता है इकट्ठा एक साथ। जैसे हमें 10 लाख का मकान चाहिए तो 10 लाख हमें इकट्ठे मिल जाते हैं, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, लोन अकाउंट में, है ना, सेविंग अकाउंट में नहीं, लोन अकाउंट एक खुल जाता है और लोन अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस 10 लाख रुपए को जिस पर्पस के लिए लिया है हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक। तो हमको जो इंटरेस्ट मिलता है पूरे 10 लाख रुपए के अमाउंट पर मिलता नहीं है, देना पड़ता है, सॉरी, है ना। तो पूरे 10 लाख रुपए के अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमने 5 साल का रीपेमेंट लिया है तो 5 साल तक जितना जितना हमारा बैलेंस होगा उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर हमें बकाया, आउटस्टैंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक। ये होता है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। इसके बाद में आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी केवल और केवल करंट अकाउंट जिन लोगों ने खुलवा रखा है,
अब करंट अकाउंट तो आपको मालूम है ना, अभी हमने डिस्कस करा था ये, है ना। अब करंट अकाउंट किसने खुलवाया है? किसी व्यापार ने, किसी बिजनेस ने। तो बिल्कुल ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ये इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी केवल और केवल किसको मिलती है? बिजनेसेस को मिलती है जिनका करंट अकाउंट है। अब ये होता क्या है, देखिए बैंक अपने कस्टमर पर नजर रखती है और उनके जो कस्टमर जैसे कि जिनके करंट अकाउंट है ना, कंपनी बिजनेस, वो देखते हैं कि ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी समय करंट अकाउंट में आपका जितना डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो यदि आपको जरूरत है। ये हम आपको फैसिलिटी देते हैं, बट उसकी कुछ ना कुछ एक लिमिट दे दी जाती है, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 50,000, कुछ भी। वो कैसे होती है वो तो उनके डिसाइड करने का तरीका होता है। ठीक है, मान लीजिए फोकस ट्यूटोरियल का कमर्शियल अकाउंट है और फोकस ट्यूटोरियल के कमर्शियल अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट है। ठीक, मेरे को किसी को पेमेंट करना है 1,50,000 का। अब मेरे अकाउंट में कितना है? 50,000। बट मेरे को फैसिलिटी मिली हुई है, मतलब फोकस ट्यूटोरियल को, है ना, मेरे को मतलब फोकस ट्यूटोरियल को फैसिलिटी मिली हुई है ओवरड्राफ्ट की 2 लाख रुपए की। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को बस 1.5 लाख का चेक बनाकर, 1,50,000 का चेक बनाकर दे देना है। मेरे को बैंक से बात करने की भी जरूरत नहीं है। जब मेरा चेक बैंक में जाएगा तो उसमें बैंक वाले देखेंगे कि मेरा पैसा कितना है, 50,000। बट मेरे को 2 लाख रुपए की क्या मिल रखी है? ओवरड्राफ्ट की लिमिट। तो बैंक वाले मेरे 50,000 तो कम कर ही देंगे, प्लस में 1 लाख रुपए और मेरे अकाउंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब बैंक ने मुझे 1 लाख रुपए का क्या दे दिया? लोन दे दिया। बात को समझना, लिमिट थी 2 लाख की, पर मेरे को कितना यूज करा मैंने? केवल 1 लाख ही यूज करा, 50,000 तो मेरे खुद के थे उसमें। तो मैंने कितना यूज करा? केवल उसको 1 लाख। तो और उसके लिए मेरे को कोई स्पेशल लोन पे फॉर्म पर साइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर बार एक बार साल में एक बार साइन करना पड़ेगा जब ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उस समय। उसके बाद पूरे साल भर मैं किसी भी समय बैंक से मैक्सिमम 2 लाख रुपए ज्यादा पैसे निकाल सकता हूं, ओवरड्राफ्ट कर सकता हूं। और जैसे ही दूसरे दिन मेरे पास मान लो पैसा आया, मैं वैसा ही उसको दूसरे दिन पैसे को जमा कर दूंगा। तो मेरे को ब्याज कितने दिन का लगेगा? केवल 1 दिन का। तो ओवरड्राफ्ट एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी होती है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट उतने ही समय के लिए लगता है जितने समय आपने ओवरड्राफ्ट अमाउंट कर रखा है। जैसे ही उसमें वापस डिपॉजिट कर दिया, आपको ब्याज बनना लगना कम बंद हो जाएगा। जबकि ये जो लोन अकाउंट हमने देखा था ना बेटा, ये लोन में ऐसा नहीं होता। लोन में तो आपको एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट में ऐसा होता है, जितना लिमिट, सॉरी लिमिट के हिसाब से नहीं, जितना आपने ओवरड्राफ्ट करा उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा जितने समय के लिए। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट की भी फैसिलिटी केवल और केवल कमर्शियल पर्सन को मिलती है, मतलब कि बिजनेस को मिलती है। ये लगभग ओवरड्राफ्ट जैसा ही होता है, बट इसमें अंतर क्या होता है कि कैश क्रेडिट में आपको जैसे लिमिट दे दी गई 2 लाख रुपए की। एक तो पहली बात समझना, ओवरड्राफ्ट में कोई नया अकाउंट नहीं खुलता, करंट अकाउंट में ही ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। जबकि कैश क्रेडिट में क्या होता है, एक नया अकाउंट खुलता है ना। करंट अकाउंट अलग होगा, कैश क्रेडिट अकाउंट अलग होगा। और इस कैश क्रेडिट में जैसे 2 लाख की लिमिट है, तो आपको 2 लाख पर ब्याज लग जाएगा। अब आप पैसा निकालो या मत निकालो, आपको 2 लाख रुपए पर एक लिमिट के हिसाब से कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। और जब पैसा निकालोगे तो उसके हिसाब से भी थोड़ा अलग ब्याज लगेगा। मतलब कि कैश क्रेडिट में आपको ज्यादा ब्याज लगता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है।
ओवरड्राफ्ट के मुकाबले। तो सर हम तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेंगे, बिल्कुल आप चाहोगे तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, बट बैंक के ऊपर होता है वो हर व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं देता, याद रखना। उसके बहुत अच्छे कस्टमर जो होते हैं उन्हीं को ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। इसलिए व्यक्ति को फिर क्या करना पड़ता है, कैश क्रेडिट लेना पड़ता है जिसमें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे को उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, मैंने इनको पॉइंट वाइज समझा दिया है आपको, है ना। मैंने देखो फुल डिटेल में समझाया इसलिए रीड नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर आते हैं तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये 11th का चैप्टर है अकाउंट का, आप लोगों को याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज करके। इसमें हम क्या करते थे कि एक बिजनेस उसके जो भी बिल्स रिसीवेबल हैं उसको वो डिस्काउंट करवा लेते थे बैंक से, राइट। और बैंक उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करके या डिस्काउंटिंग चार्ज जिसको बोलते हैं, ये रहा डिस्काउंटिंग चार्ज का अमाउंट चार्ज करते थे ग्रॉस अमाउंट पे। ग्रॉस अमाउंट मतलब जितने का बिल था, राइट, बिल रिसिप्ट। यदि बच्चे आपको 11th का अकाउंट याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ना, उसको एक पूरा समझा नहीं सकते। सिर्फ इतना समझ लो कि बिल्स रिसेबल जो डेटर से मिलता था आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बैंक से उसको डिस्काउंट करवा सकते हो, मीन्स कि उसका पैसा आप बैंक से ले सकते हो। और बैंक उसका क्या करती है, टोटल अमाउंट ग्रॉस अमाउंट जितने का बिल लिखा है उस बिल अमाउंट का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको बाकी का पैसा दे देती थी। तो डिस्काउंट उसको उस इंटरेस्ट को डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक टॉपिक में प्राइमरी कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकेंडरी पर, अब फास्ट फास्ट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा भाई। सेकेंडरी फंक्शन इसके और भी काम हैं, जैसे कि पहला है फंक्शंस एज एन एजेंट, एक एजेंट के रूप में काम करना। एजेंट के रूप में मतलब क्या होता है, आपका एक एजेंट बन जाना, पब्लिक का एक एजेंट बन जाना। जैसे कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। आप बैंक में जब चेक डिपॉजिट करते हो बेटा, तो बैंक आपकी तरफ से आपकी एजेंट बनकर जिस बैंक का चेक आपने डिपॉजिट करा है अपने अकाउंट में, उस बैंक से पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करती है। इसको हम क्या बोलेंगे, एज अ एजेंट। ठीक। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। यदि आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ये खरीदना है तो आप अपना एक डीमेट अकाउंट होता है वो अपने बैंक में खुलवाएं, और बैंक आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि आप क्या कर सकते हैं, इन सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, खरीदना बेचना कर सकते हैं। ठीक। रेमिटेंस ऑफ मनी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस ऑफ मनी। मैं इंदौर में हूँ, मेरे को भोपाल में किसी को पैसा भेजना है उसके अकाउंट में, तो मैं उसके अकाउंट में यहीं से पैसा जमा कर सकता हूँ या अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, रेमिटेंस ऑफ मनी। ठीक। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, कई मामले में जो आपको, यदि आपने 12th में अभी अकाउंट में डिबेंचर पढ़ा होगा, तो डिबेंचर में एक बीच में एक तरीका होता है, उसमें क्या करना होता है, ट्रस्टी बनता है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है बेटा, लंबा टॉपिक है, इसको यहाँ पर इतनी आसानी से क्लियर नहीं किया जा सकता, इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लो आप, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना, 10 मिनट लग जाएंगे मतलब नहीं है। परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यस, आपको यदि डॉलर खरीदना है, पाउंड खरीदना है, तो आप अपने बैंक से खरीदना बेचना कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी कौन देता है, बैंक देता है। आपको यदि डॉलर चाहिए, है ना, और यदि आपको दूसरी करेंसी चाहिए, दूसरी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, पाउंड को, यूरो को फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि दूसरे कंट्री की करेंसी को खरीदने बेचने की फैसिलिटी भी कौन देता है, कमर्शियल बैंक देता है। लेटर ऑफ प्रेफरेंस,
नीरव मोदी का केस याद है आप लोगों को? अभी 2 साल पहले नीरव मोदी बहुत चला था, एक बिजनेसमैन, डायमंड बिजनेसमैन थे, डायमंड मर्चेंट। वो क्या करते थे, फॉरेन में जाके डायमंड खरीदते थे और इंडिया में बेचते थे, राइट? तो ये कांड, ये जो नीरव मोदी का जो कांड हुआ था, वो ये इसी के कारण हुआ था, लेटर ऑफ रेफरेंस। जब आपको विदेशों में बिजनेस करना होता है तो आपको, आप क्या करते हैं, एक गारंटी के तौर पर बैंक से एक लेटर लिखवाते हैं। बैंक आपकी गारंटी ले लेती है कि हाँ, हम इस व्यक्ति को जानते हैं और इसका पेमेंट हम देंगे। अब बैंक गारंटी क्यों लेगी? बैंक उसके बदले आपसे पैसा लेती है, राइट? अब आप क्या करते हो, वो गारंटी, जब आप किसी फॉरेन कंट्री में किसी से बिजनेस करते हो तो आप वो गारंटी वाला कार्ड दिखाते हो कि देखो हमारे यहाँ की जो बैंक है ना, इस बैंक ने ये लेटर दिया है और आप मेरे को इतने लाख इतने करोड़ का पैसा माल दे दो, गुड्स दे दो। वो देख लेता है, हाँ भाई फॉरेन मतलब इंडिया की एक बैंक का लेटर है, तो वो उस पर माल दे देता है, ठीक? तो उसी को ये लेटर ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, शॉर्टकट में बताया मैंने। अब सेकेंडरी उसमें दूसरा काम है, एज एजेंट देख लिया। अब दूसरा हो गया जनरल यूटिलिटी फंक्शन, सामान्य काम, जैसे लॉकर की फैसिलिटी देना। आप जानते हैं लॉकर फैसिलिटी, बैंक में लॉकर होता है जिसमें आप अपनी कीमती चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक? उसको बोलते हैं लॉकर। ट्रेवलर चेक्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। पहले क्या होता था, एटीएम नहीं थे, तो एक व्यक्ति मान लो इंदौर से वो कोलकाता गया, राइट? अब इंदौर से कोलकाता गए और कोलकाता में पैसे खत्म हो गए तो क्या करें? आजकल तो एटीएम है, एटीएम से हम पैसे निकाल सकते हैं, पर पहले नहीं होता था। और ज़्यादा पैसा साथ में ले भी नहीं जा सकते थे। मान लो कोलकाता से साड़ियाँ खरीदने गया है वो माल, तो एक साथ इतना सारा पैसा भी नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ते में हो सकता है लूटपाट हो जाए। तो उस समय क्या बनता था, ट्रेवलर चेक बनता था। मतलब मैं जाऊंगा बैंक में अपनी और मैं कहूंगा कि बैंक आप अपना चेक बना कर दो। बात को समझो भाई, कोलकाता वाला मेरा चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि चेक बाउंस हो गया तो वो इंदौर तो आ नहीं सकता पैसा लेने, इसलिए वो मेरा चेक नहीं लेगा, वो एक विश्वास वाला व्यक्ति का चेक लेगा, राइट? तो मैं या तो बैंक से डीडी बनवा लूंगा, या अब डीडी भी बनता है तो बेटा किसी व्यक्ति के नाम पर बनता है जिसको हमको पेमेंट देना है। अब हमको ये तो मालूम नहीं है ना कि कोलकाता में हम किस व्यापारी से सामान खरीदने वाले हैं। भाई वहां तो बहुत सारे बिजनेसमैन है, हम किसी से भी खरीद सकते हैं। तो हम बैंक से एक ट्रेवलर चेक बनवा लेते हैं। बैंक अपना खुद का एक चेक बना देती है और उस चेक के जरिए मैं कोलकाता में जो, जैसे मान लो मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मैं कोलकाता की जो ब्रांच होगी एसबीआई की, उस ब्रांच से वो पैसा निकाल सकता हूँ। बात को समझना, तब इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, तब एटीएम नहीं था। अभी तो आप कहीं से भी अपना पैसा निकाल सकते हो बिना एटीएम के भी, क्योंकि आप अपना चेक यूज कर सकते हो। पर पहले इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, मींस बैंक आपस में भी जुड़ी हुई नहीं थी, सारी बैंक सारी ब्रांच अलग अलग थी, कंप्यूटराइज अकाउंट नहीं थे, बड़ी बड़ी किताबों में अकाउंट लिखा जाता था। ये तब की बात है, ठीक है? अब तो एटीएम फैसिलिटी है जो कि आप जानते हैं, ठीक? फिर कलेक्शन, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करना और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने का काम भी बैंक करती है ना? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये आप रीड करके देख लेना, दम नहीं है इसमें समझाने लायक, आप रीड करोगे हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है सोशल फंक्शंस, है ना? ये सब नॉर्मल चीज़ें, इसमें ऐसा नहीं है कुछ खास जो मैं बताऊं, आप इसको एक बार रीड करके देख लीजिएगा, ठीक है? सर 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखेंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन में आप प्राइमरी और सेकेंडरी के जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन ही लिखना, वो भी थोड़े थोड़े, मतलब पॉइंट सारे लिखना है, पॉइंट में आप ज़्यादा डिटेल ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?
चलिए इसमें अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे पास में कमर्शियल बैंक के। ये क्वेश्चन बैंक है, मैंने जो ट्रांसलेट करा है आप लोगों के लिए बच्चों, है ना, उसी में से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ मनी। तो ये तो चैप्टर नंबर 19 से रिलेटेड है ना। डिफाइन द बार्टर सिस्टम, ये भी चैप्टर नंबर 19 से। देखो हमने यहाँ पर आंसर भी बता रखा है कि कौन सा ये आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर, टॉपिक नंबर, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी डिमांडेड। तो डिमांडेड, मनी डिमांडेड का मतलब क्या है, ये मनी वाले चैप्टर से था और मैंने यहाँ पर आप लोगों को आंसर दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको रीड करके देख लीजिएगा। हल्का सा समझा देता हूँ क्योंकि ये मुझे वहाँ समझाना था बट उस समय नोट्स में नहीं था, है ना। यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हट के आ रहा हूँ मैं, है ना। हम कमर्शियल बैंकिंग पढ़ रहे हैं बट अभी मैं आपको ये मनी वाले पे आ चुका हूँ, चैप्टर नंबर 19 पे। क्या था मनी डिमांड का मतलब, क्या है भाई। मनी डिमांड का मतलब है कि पैसे की डिमांड कैसे होती है। अरे आप अपने पिताजी से पैसे की डिमांड करते हो कि नहीं करते हो कि लाओ फीस पे करना है पैसा दो, राइट, लाओ घूमने जाना है पैसा दो, ये क्या है, मनी की डिमांड, राइट। तो मनी डिमांड को प्रोफेसर किन्स ने इसको एक टर्म दिया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मनी की जब डिमांड करते हैं तो इस मनी की डिमांड को एक वर्ड दिया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और प्रोफेसर किन्स के अनुसार द डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस अराइजेस बिकॉज ऑफ 3 मोटिव। मतलब ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस या मनी डिमांड फॉर मनी जो होती है वो 3 कारणों से होती है। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव। अब आप इसको रीड करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम आम लोग, है ना, इंसान, पब्लिक। होल्ड केस, हम अपने पास में पैसा रखते हैं, राइट, इन ऑर्डर टू, किसको करने के लिए, ब्रिज द इंटरवल बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड डे टू डे एक्सपेंडिचर। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी इनकम रोज तो होती नहीं है ना। हमारी इनकम, जैसे मान लीजिए आप सैलरी वाले व्यक्ति हैं, आपको महीने के शुरुआत में क्या मिल जाएगा, सैलरी आ जाएगी। अब आप उस सैलरी को, पैसे को अपने पास में बचा के रखेंगे, ठीक है। कब तक बचा के रखेंगे, क्यों बचा के रखेंगे, क्योंकि हर महीने के हर दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, पर महीने के हर दिन आपके कुछ ना कुछ खर्चे हैं। तो उन खर्चों का पूरा करने के लिए आप अपने पास में कुछ पैसा बचा के रखते हैं, मतलब आप मनी की डिमांड करते हैं, है ना भाई। रेगुलर इनकम नहीं हो रही पर खर्चे तो रेगुलर है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस पेमेंट को करने के लिए आप अपने पास में क्या करते हैं, पैसे बचा के रखते हैं, ठीक है। अपने पास में पैसे रखते हैं, पैसा रखते हैं, इसी को हम बोलेंगे मनी की डिमांड कर रहे हैं। इनकम इज रिसीव्ड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, मतलब कुछ समय के बाद ही आपको इनकम मिलती है। बट द एक्सपेंडिचर गोज ऑन डे टू डे, परंतु आपके खर्चे क्या होते हैं, रेगुलर होते रहते हैं। सो एवरी इंडिविजुअल हैज टू कीप, इस प्रकार हर व्यक्ति अपने पास में कुछ पैसा क्या करता है, रखता है, इन लिक्विडिटी फॉर्म टू मीट हिज डे टू डे रिक्वायरमेंट। उसके दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पास में कुछ ना कुछ पैसा रखता है, ठीक, इसी को मनी डिमांड कहेंगे। सेकेंड है प्रिकॉशनरी मोटिव। हम हमारे पास में पैसा इसलिए भी बचा के रखते हैं बेटा कि भविष्य में हो सकता है कोई अनसर्टेनिटी हो जाए और कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमको पैसे की जरूरत लगती है, उसके लिए भी प्रिकॉशन रखते हैं ना, प्रिकॉशन मोटिव। उसके लिए भी हम अपने पास जो पैसा रखते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिकॉशनरी मोटिव, मनी डिमांड। Every individual keeps a certain amount of money in liquid form to meet any unforeseen,
मतलब भविष्य में होने वाली कोई ऐसी घटना जिसको हम नहीं जानते, इमरजेंसी दैट में अराइज लाइक एक्सीडेंट, इलनेस, यदि आप बीमार हो गए तो, राइट। और तीसरा होता है स्पेकुलेशन मोटिव। अब इसको समझो, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा, सट्टे के लिए भी। अब सट्टे के लिए मतलब वो सट्टा नहीं है ना, यहाँ पर समझना। दिस मोटिव रिलेटेड टू द डिजायर टू होल्ड द रिसोर्सेज इन लिक्विड फॉर्म। ये जो मोटिव है रिलेटेड है किससे, जो भी पैसा है उसको लिक्विड में रखना। लिक्विड में रखना मतलब पैसों के रूप में अपने पास में नगद के रूप में रखना। इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट मूवमेंट, किसका फायदा उठाने के लिए, मार्केट में जो मूवमेंट होने वाला है। किस चीज का मार्केट में मूवमेंट होने वाला है, रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अपने पास में पैसा बचाकर उस पर पैसे पर ब्याज कमाने के उद्देश्य से, सीधी सी बात। ठीक, तो ये था सब मनी की डिमांड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर मनी का सप्लाई हो चुका था हमारे इसमें। ठीक, सेंट्रल बैंकिंग से मतलब क्या, ये चैप्टर नंबर 21 से है। राइट डाउन फॉर फंक्शन ऑफ मनी, ये हो चुका था। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ये हो चुका था। डिस्क्राइब द ड्रॉबैक, ये भी हो चुका है 19 में। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। डिस्कस द मेन फंक्शन, ये भी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ये रहा, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, राइट डाउन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट करा। ठीक है, इसके बाद में मेरे ख्याल से इस चैप्टर में मैं देख लेता हूँ और कौन सा क्वेश्चन है, और कोई सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी देख लेता हूँ। नहीं, तो कमर्शियल बैंक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बेटा, कौन सा, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, राइट। और कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक इशू करा है उसमें। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें बहुत जरूरी बात है जो हमें समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है, आगे के चीजों को समझने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है जो कि क्वेश्चन बैंक में नहीं है, और मेरा मानना है कि आईएमपी क्वेश्चन है, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। आप इसको जरूर कर लेना। ठीक है, सेविंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, राइट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होना था, सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, क्यों नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे बेटा, कौन सा, ये 2 मैंने बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग, बैंक, कमर्शियल बैंक, एंड सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपको करना है। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, आप रीड करके उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आंसर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है जो समझने लायक है, और ये इसलिए भी समझने लायक है क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन आईएमपी है इस चैप्टर का। ठीक है, देखिए याद रखिए, जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है वो पूरी तरह से 100% पेपर नहीं बैठेगा उसमें से, है ना। इसलिए उसके बाहर के भी कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताते आ रहा हूं, आपको उनको करना ही है। ठीक है, तो मनी क्रिएशन क्या होता है, देखो शब्द क्या है, मनी क्रिएशन, मतलब मनी को क्रिएट करना, मतलब नया पैसा पैदा करना, राइट, है ना, बनाना, राइट। इसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं बाय कमर्शियल बैंक। क्या होता है साहब, ये देखना है ना। एक्चुअल में इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि मान लीजिए एक बैंक में 10,000 रुपए आते हैं, कितने, 10,000 रुपए एज ए डिपॉजिट आते हैं, सेविंग डिपॉजिट मान लो, राइट।
अब बैंक क्या करेगी उन 10,000 रुपए का, जरा सोचिए। बैंक को एक बात ये मालूम है कि पूरे के पूरे 10,000 तो ये व्यक्ति एक साथ तो नहीं निकालेंगे, है ना भाई। 1,000 निकालेंगे, 2,000 निकालेंगे, 3,000 निकालेंगे, 5,000, एक साथ पूरे 10,000 रुपए यदि किसी पर्सन ने जमा करे तो नहीं निकालेंगे वो, राइट। अब कमर्शियल बैंक आपको अच्छे से मालूम है, कमर्शियल बैंक आपके डिपॉजिट को किसी और को लोन के रूप में दे देती है, राइट। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, उसका एक जो एक्सपीरियंस रहेगा उस एक्सपीरियंस के हिसाब से, हालांकि ये अलग से एक्सपीरियंस नहीं होता, ये सेंट्रल बैंक बताती है कि क्या करना है, ठीक है। तो मान लो सेंट्रल बैंक ने बोला कि 20% आपको अपने पास रखना है, तो 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000। तो कमर्शियल बैंक अपने पास 2,000 रखेगी, इसलिए कि हो सकता है कि वो जिस व्यक्ति ने डिपॉजिट करा है वो किसी भी समय 2,000 रुपए लेने आ जाए अपने 10,000 में से। तो वो 2,000 रुपए अपने पास अपने लॉकर में रखेगी, आपने बैंक में लॉकर देखे होंगे, है ना, तिजोरी, उसमें रखेगी। बाकी के 8,000 वो किसी और को लोन दे देगी, ठीक है। अब यहां पर यह माना जाता है कि जब वो किसी और को लोन दिया जाता है पैसा, तो सारे इकोनॉमी में जितनी भी बैंक है उसको एक बैंक माना जाता है। क्या माना जाएगा, एक बैंक। मतलब पैसा ले दे के वापस कहां आएगा, बैंक में ही आएगा। बैंक ने 8,000 किसी और को लोन दिया, ठीक। अब वो क्या करेगा उस 8,000 का, भाई उसके अकाउंट में 8,000 रुपए जमा है, वो किसी और को पेमेंट करेगा, वो व्यक्ति वापस लाके कहां देगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब बैंक में वापस फिर से कितने आ गए, 8,000 आ गए। बैंक इस 8,000 का 20% 1,600 रुपए अपने पास रख लेगी, बाकी का 6,400 किसको दे देगी, वापस से लोन के रूप में किसी और को दे देगी। वो पर्सन उस 6,400 रुपए को फिर से किसी न किसी रूप से वापस बैंक में वो 6,400 रुपए आ जाएंगे। बैंक उस 6,400 रुपए को में से फिर 20% अपने पास रख लेगी, फिर बाकी का पैसा लोन दे देगी, ऐसा करती जाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा कि बैंक एक्चुअल में 10,000 रुपए को, जो शुरू में 10,000 रुपए बैंक में आए थे, उस 10,000 रुपए को ऐसे यूज करेगी जैसे कि मार्केट में 50,000 रुपए चल गए। बात को समझो, 10,000 रुपए ऐसे काम करेंगे जैसे कि 50,000 रुपए ने काम करा। तो 10,000, सिर्फ 10,000 ने कितने रुपए का काम कर दिया, 50,000 रुपए का काम कर दिया। तो क्या कह सकते हैं, मनी का क्रिएशन हो गया, 40,000 नया पैसा बन गया। इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन, ठीक है। देखिए ये रहा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है ना। ये पूरा लिखा हुआ है, वही है जो मैंने आपको कहा, है ना। और ये किस तरीके से काम कर गया, जैसे कि 50,000, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, मैं रीड करके बता देता हूँ। आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बैंक में नहीं है बट ये आईएमपी है और आपको समझना ही चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में यदि हमने इसको नहीं समझा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमने इकोनॉमिक्स को ही नहीं समझा। ये बहुत ही ज़रूरी है मैक्रो को समझना। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कैसे होता है, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है महंगाई को, कैसे गवर्नमेंट मंदी को में तेजी लाती है, ये सब कुछ समझने के लिए मनी क्रिएशन समझना जरूरी है। पर दुर्भाग्य ये है कि इस साल के सिलेबस में से वो पॉइंट हट चुका है कि किस तरीके से कमर्शियल सेंट्रल बैंक मनी के क्रिएशन को, ये जो मनी का क्रिएशन है ना, इसको कंट्रोल करती है। और वो क्यों ज़रूरी है, जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है, जब मंदी आ जाती है बिजनेस में, व्यापार में, इकोनॉमी में मंदी आ जाती है, तो उसमें ये क्रेडिट क्रिएशन का बहुत बेहतर तरीके से सेंट्रल बैंक उसको यूज करता है। बट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे फालतू के चैप्टर थे जिन्हें यदि हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट उन्होंने ये क्रेडिट क्रिएशन
का जो कंट्रोल है वो हटा दिया, मुझे मजा नहीं आया। वो बहुत मेन टॉपिक थे जो कि बच्चे को समझना ही चाहिए। ठीक है, तो मनी क्रिएशन को हम समझते हैं। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ना कमर्शियल बैंक का, जिस पर पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है बेटा, है ना। इट इज मीन्स द क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट। ये क्या इसका मतलब है कि जो बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको बढ़ाना, उसको नया करना ना, ज्यादा करना। और इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, और का मतलब समझ गए, बैंक में जो डिपॉजिट है उसको इंक्रीज करना। बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांसेस टू देयर कस्टमर आउट ऑफ द डिपॉजिट लेफ्ट विथ देम। जो भी बैंक के पास पैसा बचा है, डिपॉजिट के रूप में पैसा है, उसको लोन और एडवांस के रूप में कस्टमर को देकर बैंक क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। अब a practical banker known that is no situation all his depositors are going to call on his bank and withdraw all the deposits। एक अच्छा प्रैक्टिस बैंक जानता है कि किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि सारे जितने भी डिपॉजिट करने वाले लोग हैं, डिपॉजिटर्स हैं, वो अपना सारा पैसा एक साथ मांग ले, विड्रॉल कर ले। ठीक, इट इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट मे बी विड्रॉल इन ऑन अ सिंगल डे। तो केवल होता यह है कि जितना भी डिपॉजिट बैंक में है उसमें से कुछ ही हिस्सा एक दिन में विड्रॉल होता है। समझो ना भाई, मान लो किसी बैंक में 1000 करोड़ जमा है, तो 1000 करोड़ थोड़ी ना एक साथ निकल जाएगा, उसका कुछ हिस्सा ही निकलेगा। ठीक है, द लार्ज मास ऑफ डिपॉजिट रिमेन आइडियल विद बैंक। और बाकी का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, आइडियल पड़ा रहेगा बैंक के पास में, वेस्टेज पड़ा रहेगा, सिर्फ उसकी कस्टडी में रखा रहेगा। डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश इज बॉर्न असेट, मतलब ऐसी एसेट जो कि क्या है, उसको कमा के नहीं देगी। अब बैंकर क्या करेगा, इस जो बेकार पड़ी हुई एसेट है, मतलब जो लॉकर में जो पैसा रखा हुआ है, भाई मैंने अभी जैसे क्या कहा कि 10,000 में से केवल 2,000 ही यूज होगा, बाकी का तो मतलब एक नया पर्सन जो 10,000 जमा करके गया है वो कितना निकालेगा, केवल 2,000 ही निकालेगा। 8,000 तो बैंक के पास में ऐसे ही रखा रह जाएगा ना। तो बैंक उसको क्या करती है, लोन के रूप में दे देती है। ठीक है, अ बैंक वुड ऑलवेज लाइक टू पुट इट टू प्रोड्यूस्ड यूज। किसको, इट का मतलब है ये जो पैसा रखा हुआ है, आइडियल जो पैसा रखा हुआ है, इस पैसे को वो प्रोडक्टिव यूज करेगी। प्रोडक्टिव यूज का मतलब होता है उससे कमाएगी, पैसा कमाएगी, प्रोडक्टिव यूज का मतलब, राइट। ही कैन एडवांस लोन आउट ऑफ दिस आइडियल डिपॉजिट। वो ये जो फालतू का जो पैसा रखा हुआ है इसको क्या करेगी, लोन के रूप में दे देगी। एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर, और बोरोवर से क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, है ना। द कैपेसिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट मनी क्रिएशन डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। अब एक बैंक कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, मतलब कितना पैसा आया है डिपॉजिट के रूप में, फ्रेश डिपॉजिट बिल्कुल नया पैसा, उतना पैसा उसके पास में उसके डिपॉजिटर ने, उसके कस्टमर ने कितना जमा करा है उसके पास। ठीक, एंड सेकेंड थिंग, लीगर रिजर्व रेशो, LRR विच इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। मैंने बताया था ना कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगी इस क्रेडिट क्रिएशन को। तो सेंट्रल बैंक बताती है कि आपको ये जो रेशो है LRR, ये कितना रखना है, उस LRR के अकॉर्डिंग ही क्रेडिट क्रिएशन होता है। ये देखो सामने फॉर्मूला लगा हुआ है, इनिशियल डिपॉजिट ये जो नया पैसा आया इनटू 1/LRR। देखिए
यदि मान लीजिए 10,000 रुपए बैंक में आए हैं तो इंटू करो 1/LRR, और मान लो LRR कितना है 20% है मान लो, तो हम LRR कितना है 20%, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1/20% से। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50,000। मतलब ये 10,000 का 50,000 किस पर डिपेंड कर रहा है, इस LRR पर। ये जितना परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, डिपॉजिट, ये क्रेडिट क्रिएशन होगा। बेटा याद रखो, आप आज ही के पेपर में आज क्या है 9 तारीख 9 अप्रैल या कल के पेपर में ध्यान नहीं है मेरे को, है ना, आप देखोगे कि बैंक ने अपनी रेपो रेट चेंज नहीं करी। ये जो रेट सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट या ये जो बैंक रेट चेंज नहीं करी, ये सब क्या है, यही है मनी क्रिएशन को कंट्रोल करने का तरीका। आप आए दिन हर तीसरे महीने में सुनते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दी है, कम कर दी है ना। ये जो परसेंटेज जो सेंट्रल बैंक कम ज्यादा करता है ना, ये मनी क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए करता है, जो कि हमारे इस साल के टॉपिक से हट चुका है कि कैसे। बस मैं उसकी हिंट बता रहा हूं आप लोगों को, राइट। तो मनी क्रिएशन किस पर डिपेंड करेगा, कितना कैश डिपॉजिट आया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी वो रेशो में रखने का कहा है, जिसको हम क्या कहेंगे LRR, और उस पर डिपेंड करेगा कि मनी का क्रिएशन कितना होगा। ठीक है, तो एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड इट इज द मिनिमम रेशो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज अ कैश बाय बैंकर। मतलब ये वो रेशो है जो कि एक कमर्शियल बैंक को अपने पास डिपॉजिट का मिनिमम हिस्सा रखना चाहिए। जैसे 20% है तो 10,000 का 20% एक्चुअल में होगा 2,000 रुपए, 2,000 अपने पास रखना ही है, बाकी का 8,000 बैंक लोन के रूप में दे सकती है। ठीक है, इट हैज 2 कंपोनेंट, इसमें 2 चीजें हैं, कैश रिजर्व रेशो और सिक्योरिटी लिक्विडिटी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक, ये दोनों आप रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद में ये है एक अजम्पशन कि भैया सारी बैंक को आपको क्या मानना है, एक ही मानना है। जितनी भी सारी बैंक हैं अलग अलग कंपनी है ना, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, इन सबको एक ही बैंक मानना है। ठीक है, और ये रहा एग्जाम्पल। ठीक, तो मैं मानता हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पर ये कमर्शियल बैंकिंग वाला चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सा है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन। बट मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आपको ये क्रेडिट क्रिएशन वाला भी याद करना चाहिए, MMP है, और सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये जरूर करके जाना, पढ़ के जरूर जाना, कम से कम आ जाए तो लिख सको, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है ज़्यादा IMP ये क्वेश्चन है। हालांकि कमर्शियल बैंक के फंक्शन भी IMP क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, बट इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो देता ही है, फंक्शंस, सजेशंस और क्रेडिट क्रिएशन। ठीक, तो आप ये तीनों करके जाइएगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 21 सेंट्रल बैंक। ठीक है,